हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोयल और रामू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातों बातों में पड़ोस में हुई शादी की बात छिड़ गई और कोयल रामू से बोली, अरे वो जो पड़ोस की शर्मा जी है ना, कुछ दिन पहले उनके भतीजे की शादी हुई थी। तो तुझे उनसे क्या लेना है? तुझे उन्होंने बुलाया नहीं, उसका अफसोस है क्या? मैं क्यों अफसोस मनाती उसके ना बुलाने पर? अरे वैसे भी वो कौन सा मेरे रिश्तेदार लग रहे हैं। अरे फिर क्यों उनकी बात कर रही है? अरे मैं तो ये कह रही थी कि उनके जिस भतीजे की शादी हुई है ना, उसको दहेज में 2 पहिए मिले हैं। अरे 2 पहिए? पर उन पागलों ने तो 2 पहिए क्यों लिए? अरे लड़के ने दहेज में 2 पहिए मांगे थे। कहा था अगर दहेज में 2 पहिए नहीं दिए तो वो शादी नहीं करेगा। अरे मुझे लगता था कि शर्मा जी के खानदान वाले बड़े ही समझदार हैं, पर उनसे बड़ा नालायक तो मैंने कहीं नहीं देखा। भला शादी में 2 पहिए कौन मांगता है? मांगना था तो साइकिल, बाइक, कार, ऑटो जैसा मांगते ना कुछ। 2 पहिए कौन मांगता है? हे भगवान, ये कैसा पति दे दिया है तूने मुझे। इसकी ना तो शक्ल और ना ही इसे अक्ल। अरे अब क्या कह दिया मैंने? अरे 2 पहिया मतलब बाइक होता है, समझे? शर्मा जी के भतीजे ने दहेज में मोटरसाइकिल मांगी है। तो सीधे सीधे भी तो कह सकती है ना, कब से 2 पहिए करी जा रही है। सभी को पता है कि 2 पहिए मोटरसाइकिल को कहा जाता है, बस ना जाने तुम्हें कैसे नहीं पता था। हाँ, पहले अब तू ये बता कि तू कहना क्या चाहती है? कह रही थी कि जब हमारी बेटी की हम शादी करेंगे तो हम भी दहेज में 2 पहिए ही लेंगे। हाँ, ये तो तूने सही कहा। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पड़ोस की मीनू आती है और वो दोनों को आपस में बहस करते हुए देखकर कहती है, अरे क्या हुआ? दोनों खसम लुगाई आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अरे मीनू, आओ आओ बैठो। कैसे आना हुआ आज हमारे घर? अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है कि तुम एक अच्छी खबर लेकर आई हो, वरना यहाँ तो बस डांट ही सुनने को मिलती है। अच्छी बात सुने हुए तो सदियाँ बीत गई। अरे भाई साहब, इतनी भी बुरी नहीं है हमारी दीदी। अरे मीनू, इनकी तो आदत है फालतू बातें करने की। तुम बताओ क्या खुशखबरी लेकर आई हो? अरे दीदी, अपने अंकित बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। बताओ तो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, घर में कौन कौन है उसके? अमीर तो है ना? हाँ दीदी, जैसा आपको रिश्ता चाहिए अंकित बेटे के लिए ठीक वैसा है। लड़के वाले बहुत अमीर है, इकलौती बेटी है उनकी संजना। मीनू की बातें सुनकर कोयल की आंखें 4 हो जाती है। अब उसके मन में और भी लालच भर आता है, जिसके बाद वो मीनू से कहती है, अरे मीनू, अगर ये रिश्ता इतना अच्छा है तो जल्दी से बात चलाओ हमारे अंकित की शादी के लिए। दीदी रिश्ता तो अच्छा है, पर लड़की में एक कमी है, थोड़ी काली है लड़की। अगर फिर भी आप कहो तो मैं बात आगे चलाऊं या नहीं? अरे कोई नहीं मीनू, हमें रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो लड़की से मतलब है और उसके पैसों से। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, मैं कल ही उनसे बात करती हूँ। इतना कहकर मीनू वहाँ से चली जाती है और यहाँ कोयल सोचती है कि जब उसके बेटे की शादी अमीर घर की लड़की से होगी तो वो सबसे पहले अपने बेटे के लिए 2 पहिए की बाइक मांगेगी, फिर दहेज में बहुत कुछ लेगी। अब 2 दिन बाद फिर से मीनू आती है और उसे देखकर कोयल कहती है, अरे आओ आओ मीनू, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय, कॉफी, ठंडा? अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे तो बस एक ग्लास ठंडा पानी दे दीजिए आप। अरे बस पानी? चलो ये बताओ कि लड़की वालों ने तुमसे क्या कहा, उनसे बात की या नहीं? अरे दीदी, मैंने बात कर ली उनसे। वो लोग कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके आप उनके घर पर जाकर एक बार लड़की को देख आइए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये भी कोई कहने की बात है? हम तो कल ही चल देंगे उनके घर। बताओ कितने बजे जाना है? मैं आपको कल सुबह कॉल करके बताती हूँ। अगली सुबह मीनू के कॉल करने पर सभी संजना के घर उसे देखने जाते हैं। संजना का घर देखकर कोयल के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग इकट्ठे होकर बातें करने लगते हैं। संजना के पापा कोयल और रामू से कहते हैं, भाई साहब अब सारी बात तो हो गई, अब ये भी बता दीजिए कि आपको दहेज में क्या चाहिए। अजी भाई साहब, हमें अपने और हमारे घर के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देना चाहें तो अपनी मर्जी से अपने होने वाले दामाद को 2 पहिए दे सकते हैं। क्या 2 पहिए? जी भाई साहब, आजकल तो लोग 4 पहिए मांगते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि गांव वाले हमें लालची कहे, इसलिए बस हमें अपने बेटे और आपके दामाद के लिए कह रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप तो बड़े अच्छे लोग मालूम पड़ते हैं। आपने कहा है आपको बस 2 पहिए चाहिए, तो मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ।
अरे अब अगर दोनों तरफ से सब राजी हैं तो मुंह मीठा कर लेते हैं। इतना कहकर सभी मुंह मीठा करते हैं, जिसके बाद सभी शादी की डेट पक्की करते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब वक्त आ गया था अंकित और संजना की शादी का। अंकित की बारात देर रात संजना के घर जाती है। वहीं कोयल ने अपने सभी रिश्तेदारों को बढ़ चढ़ कर ये बताया हुआ था कि उसके बेटे को शादी में 2 पहिए वाली गाड़ी मिलने वाली है। सभी ये देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। बारात संजना के घर पहुंचती है और कुछ देर में शादी भी हो जाती है। अब बात आई थी विदाई की और दहेज देखने की, जिस पर कोयल कहती है, समधी जी बधाई हो, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। आपको भी बधाई हो समधन जी। हमारी संजना का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़े ही नाजों से पाला है हमने इसे। अरे आप बिटिया की चिंता मत कीजिए, बस मैं ये कह रही थी कि मेहमान पूछ रहे थे कि आपने दहेज में क्या दिया है, तो मैंने सबको साफ साफ कह दिया कि हमने कुछ नहीं मांगा है। बहू के पिताजी से मर्जी से 2 पहिया दे रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि दिखाओ क्या दिया है, हमें भी देखना है। अब भला लोगों को कैसे चुप कराएं, तो इसीलिए सोच रही थी कि 2 पहिया दिखाकर उनका मुंह बंद करा देते हैं। अरे मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया समधन जी। मैंने 2 पहिए उस ट्रक में रखवा दिए हैं। अब घर जाकर आराम से अपने रिश्तेदार को ये दिखा दीजिएगा। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया समधी जी, चलिए तो अब विदा लेते हैं। इतना कहकर कोयल खुशी खुशी वहाँ से सभी मेहमानों और अपने बहू बेटे के साथ घर आ जाती है और आते ही ट्रक वाले से कहती है, अरे ओ ट्रक वाले भैया, थोड़ा आराम से 2 पहिया निकाल देना, दहेज में मिला है हमारे बेटे को। अरे कोयल दीदी, क्या सच में दिया है समधी जी ने 2 पहिया? हाँ सच में दिया है, अभी तो बात हुई थी उनसे, तो कह रहे थे घर जाकर आराम से अपने मेहमानों को दिखा देना। बाप ने तो कभी साइकिल के अलावा कभी 2 पहिया मोटरसाइकिल चलाई नहीं। चलो कम से कम बेटा तो चला ही लेगा। अब ट्रक वाला ट्रक का दरवाजा खोलता है तो उसमें 2 पहिए वाली एक साइकिल निकलती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सभी बातें बनाने लगते हैं कि कोयल ने कहा था कि 2 पहिए वाली बाइक मिलेगी, पर ये तो साइकिल है। ये देखकर कोयल जल्दी से चमन को कॉल लगाकर उससे कहती है, हेलो समधी जी, लगता है गलती से आपने साइकिल भेज दी है। मतलब? अरे समधन जी, आपने ही तो मांगी थी ना साइकिल। नहीं जी, हमने तो बाइक की बात की थी। अरे कैसा मजाक कर रही हैं आप समधन जी। आप ही ने तो कहा था ना कि हमें 2 पहिए चाहिए। 2 पहिए तो हमने 2 पहिए साइकिल भेज दिए आपके दहेज में। क्या कोयल, अब तो खुश है ना? दहेज में तेरे बेटे को साइकिल मिल गई। अरे मेरा मतलब है 2 पहिया मिल गया। अरे यार, हमने तो सोचा था कि दहेज में 2 पहिया मोटरसाइकिल आएगी, लेकिन यहाँ तो दहेज में आई साइकिल। देख कोयल, अब जो होना था हो गया, जो मिलना था मिल गया, इसी में खुश रह। तेरे बेटे को मोटरसाइकिल नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे लड़ेंगे या उनकी बेटी नहीं रखेंगे। और वैसे भी सब कुछ तो है ही हमारे पास, ले लेंगे मोटरसाइकिल भी कभी। अभी तो ये साइकिल भी बड़े काम की चीज है, इससे हम आराम से यहाँ वहाँ तो जा ही सकते हैं। साथ ही साइकिल चलाने में एक्सरसाइज भी होती रहेगी और बेटा फिट भी रहेगा। दीदी, भाई साहब ने तो 1 नंबर की बात कही है। अब तो खुश हो जाओ, आपको एक बहू मिल गई, और क्या चाहिए। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ, बहू मिली है, बात खत्म। इतना कहकर सभी खुशी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं और शादी की बाकी की रस्में करते हैं। सुबह के 6 बजे थे। घर के सभी लोग सोए हुए थे। विनिका जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाती है और तेज आवाज में फिल्मी गाने बजा देती है, जिसके बाद गाने की आवाज सुनकर विनिका का पति रुद्र और सास रमीला की आंखें एकदम से खुल जाती है। दोनों कमरे से निकलकर हॉल में नीचे आते हैं और विनिका के पास आकर रमीला बोलती है, ओ अतरंगी बहू, ये क्या ड्रामा कर रही है सुबह सुबह? अरे माँ जी, मैं आपकी और सबकी मॉर्निंग को हैप्पी बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग माँ जी। यो यो। बेवकूफ, सुबह सुबह लोग भगवान के गाने बजाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, और तूने ये क्या बजा रखा है? अरे माँ जी, रोज रोज वही भजन सुनकर मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए आज से ऐसे ही हैप्पी मॉर्निंग होगी। यो यो। रुद्र, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो तुझे इस सतरंगी लड़की से प्यार हुआ और तू इसे मेरी बहू बनाकर ले आया। माँ जी, अब तो मैं आपकी बहू बन गई हूँ और आप इस बात से मुकर नहीं सकती, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ। इतना कहकर विनिका गाना गाती और नाचती हुई वहाँ से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ते के लिए आ जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं।
तभी हाथों में प्लेट को लेकर विनिका स्पिनर की तरह स्टाइल में रमीला और रुद्र के आगे प्लेट्स को फेंकती है। ये देखकर रमीला गुस्से में बोलती है, बहू ये क्या बदतमीजी है तेरी? माँ जी, ये आपकी अतरंगी बहू का स्टाइल है। अब देखना, इसी स्टाइल से मैं आपको पराठे भी दूंगी। इतना कहकर विनिका पराठों को भी स्पिनर की स्टाइल में रमीला और रुद्र की थाली में पहुंचाकर बोलती है, देखा माँ जी, पहले प्लेट और फिर प्लेट के अंदर पराठा, कितना परफेक्ट दिया है मैंने आपको। करम जली, तेरे इस अतरंगी के चलते अन्न का अपमान हो जाता, पराठा नीचे गिर जाता तो। माँ सही कह रही हैं विनिका। वैसे भी पता नहीं तुम हर रोज क्या कुछ नया करती रहती हो। अब कम से कम खाना तो सीधे तरीके से दे दो। ठीक है, सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूँगी। बस आप दोनों नाश्ता कर लीजिए आराम से। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक रोज विनिका अपने कमरे में बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी उसे उसमें कुछ मॉडल्स की पिक्स नजर आती है और विनिका पास में रखा अपना फोन उठाकर उसमें कैमरा ऑन करती है, जिसके बाद वो एक बार कैमरे में अपनी शक्ल देखती है और फिर मैगजीन में प्रिंट हुई मॉडल की फोटो देखती है। 3-4 बार ऐसा करने के बाद वो खुद से बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक अतरंगी बहू हूँ। कितने वक्त से मैंने खुद को चेंज नहीं किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने इस अतरंगी स्वभाव के साथ खुद को भी अतरंगी बना लूं। आज तो मैं सबको अपने अतरंगी लुक से बेहोश कर दूंगी। इतना कहकर विनिका मैगजीन बंद करती है और फिर जल्दी से उठकर अलमारी से अपना बैग निकालती है और घर से निकलकर सीधा एक अच्छे से सैलून में पहुंचती है। विनिका सैलून में अपने बालों को सतरंगी रंग का हाईलाइट करवाती है, साथ ही कलरफुल सा मेकअप भी करवाती है। शाम होती है और जैसे ही विनिका घर पहुंचती है तभी लाइट चली जाती है और वो फोन की टॉर्च को ऑन करके रमीला को आवाज लगाती है, माँ जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आओ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। आ रही हूँ, 1 मिनट रुक। हाँ माँ जी, मैं यहाँ सोफे के पास हूँ, आप आ जाओ। मेरे फोन में बैटरी नहीं है, मैं टॉर्च बंद कर रही हूँ। इतना कहकर विनिका फोन की लाइट बंद कर देती है और जैसे ही रमीला मोमबत्ती की रोशनी से विनिका का चेहरा देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, हाय भूत चुड़ैल डायन, कौन आ गया मेरे घर में? तभी घर की लाइट आ जाती है और विनिका बोलती है, माँ जी, मैं हूँ विनिका, आपकी बहू। ये मेरा नया लुक है। अरे मूर्खों की महारानी, ये क्या करके आई है तू? सर और मुंह पे इंद्रधनुष निकाल रखा है। माँ जी, अब तो मैं ऐसे ही रहूंगी। अपने अतरंगी स्वभाव के साथ साथ मैं अतरंगी रंग में रंग गई। तू बहू है इस घर की, कोई ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है जो ये सब कर रही है। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सारे गली मोहल्ले वाले डर कर भाग जाएंगे। भागते हो तो भाग जाए, अपने को क्या लेना देना रे बाबा, वही तो ऐसे ही रहेगी। इतना कहकर विनिका मस्ती में मस्त होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। विनिका हर दिन कुछ ना कुछ नया और अतरंगी करती थी। कभी वो रंग बिरंगे कपड़े पहन लेती तो कभी उल्टी चाल चलती। उसकी इन सब हरकतों से रमीला और रुद्र बुरी तरह से दुखी हो जाते, पर दोनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता विनिका के इस अतरंगी स्वभाव में परिवर्तन कैसे लाया जाए। ऐसे ही एक दिन रमीला की पड़ोसन हेतल उनके घर आती है और रमीला से बोलती है, जय श्री कृष्ण रमीला बहन। नमस्ते हेतल बहन, कैसी हो? मैं तो एकदम मजे में हूँ ने। तू बता, बहू क्या घर लाई? तूने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया। हाँ, भला ऐसा भी कौन सा रूप का खजाना ले आई तू? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। चल कोई बात नहीं, अब तो मैं ही इधर आ गई हूँ ना। चल अब जल्दी से अपनी बहू से मिलवा दे। हेतल इतना बोलती है कि तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए, आँखों पर चश्मा लगाए विनिका शाहरुख खान के स्टाइल में बोलती है, हे घंटी, नमस्ते, कैसी हैं आप? रमीला, ये शाहरुख खान की बहन कौन छे? माँ से क्यों पूछते हो सना बेटा? मैं बताती हूँ ना, मैं हूँ विनिका, आपकी बहू, इनकी बहू। ये लीजिए चाय। ठीक छे, अनेक बात ने तू लड़की है तो दीपिका, ऐश्वर्या, माधुरी की एक्टिंग करने या शाहरुख खान क्यों बनी है? ये विनिका का अतरंगी स्टाइल है। हाँ देखना, कल मैं सनी देओल बनूंगी।
विनिका बंद करो ये ड्रामा, तमीज से पेश आओ। रहने दे। आने रमीला, तेरी बहू तो एकदम मस्त है। कितना एंटरटेनमेंट करती है तेरी। हाँ बहू, कोई और एक्टर बन के दिखा ना। हाँ, क्यों नहीं। अंडले, तब मुझे बोल जाओ, क्या हो नहीं सकता। माँ तो मैं बोल जाऊँ, आधा होना नहीं दूंगा। आने बहू, तू तो छा गई ने। ठीक है आंटी, हाँ बातें करो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर विनिका वहाँ से चली जाती है। कुछ देर रमीला से बात करने और विनिका की तारीफों के पुल बांधने के बाद हीतल भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। विनिका का अतरंगी अंदाज जो भी देखता वो उसका फैन बन जाता, सिवाय रुद्र और रमीला के। वो तो यही चाहते थे कि विनिका सुधर जाए, तो वही विनिका अपनी दुनिया में एकदम मस्त थी, जिसे किसी की बातों से नमक के दाने जितना भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही विनिका अपने अतरंगी वीडियो बना कर इंस्टा पर पोस्ट करने लगती है। धीरे धीरे उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही स्पीड में बढ़ने लगती है, पर रमीला और रुद्र को इस बात की भनक तक नहीं थी। और एक शाम रमीला गुस्से से विनिका को बोलती है, विनिका, मैंने और रुद्र ने तुझे कितना समझाया, पर तू नहीं मानी। तू खुद में सुधार नहीं ला सकती ना। अरे जब से घर में आई है, रोज कुछ ना कुछ बेहुदा हरकतें करती रहती है। आज के बाद तेरी और तेरी इस अतरंगी नजारों की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। निकल जा यहाँ से। रमीला जैसे ही विनिका को घर से बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलती है, तभी बाहर रिपोर्टर्स और मीडिया की भीड़ लग जाती है। सभी विनिका की तस्वीरें लेने लगते हैं। तभी सभी में मौजूद एक रिपोर्टर बोलती है, विनिका जी, आपका ये अतरंगी अंदाज हर सोशल साइट की जान बन गया है। लोग फैन हो गए हैं आपके। हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे सबको और खुद को इतना खुश रख लेती हैं। प्लीज विनिका जी बताइए। जी, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। अगर हमारी किसी उल्टी सीधी हरकत की वजह से किसी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो हंसते, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। मेरा ये अतरंगी स्वभाव जनता को इतना पसंद आ रहा है, ये सोचकर ही मेरा दिल गार्डन हो जाता है। और ये सब मुझे मेरी माँ जी से मिला है, वही मुझे प्रेरित करती है ताकि मैं लोगों की जिंदगी में खुशियाँ भर सकूं। कुछ देर बाद मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं और रमीला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से माफी मांगती है और दिल से अपनी अतरंगी बहू विनिका के सारे अंदाज को अपना लेती है। रामपुर नामक एक खुशहाल गांव था, जहां के निवासी अपने हर दिन को बेहद हंसी खुशी से व्यतीत करते थे। गांव का हर दिन दशहरा और दिवाली सा प्रतीत होता था। बच्चों की किलकारियां पूरे गांव में गूंजा करती थी। सुबह का सुनहरा वक्त था। गांव के सभी जन अपने अपने कामों में अस्त व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे और सभी औरतें घरों के कामों में लगी थी। तभी गांव में रहने वाली सरिता अपनी पड़ोसन मनोरमा से बोलती है, अरे मनोरमा, का हुई गवा? तुम बहुते परेशान लागत हो। शामू से कोनो अनबन हुई गई है का? हाँ सरिता, एक तो भोर से उठकर इनकी रोटी पानी का इंतजाम करो और फिर उसमें इनके नखरे देखो। काहे? का हुआ? वो खाना नहीं खाएगा? उनको बहुत दिन से चिकन खाने का मन है। सोच रही हूँ आज ही बना दूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, थोड़ा काम है। इस तरह बात खत्म करते हुए दोनों पड़ोसनी अपने अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रात होती है। मनोरमा अपने पति शामू के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती है। शामू घर आता है, जहाँ मनोरमा उसे बोलती है, आ गए आप? हाँ, भूख लगी है जोरों की। निकालो जो भी घास फूस बनाया है। घास फूस नहीं बनाया, आपका चिकन खाने का मन था ना, वही बनाया है, खाओ। अरे वाह, आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा, मजा आ गया। शामू मुंह में पहला निवाला डालने ही वाला था कि तभी बाहर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज तूफान आता है, जिस कारण शामू खाने की थाली से उठकर बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, लगता है बारिश होने वाली है। मनोरमा, तुम मेरा खाना बांध दो। अरे पर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे खेत पर जाना होगा। अगर नहीं गया तो ये बरसात महीनों की मेहनत पर पानी फेर देगी। फसल को भारी नुकसान होगा। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से खाना बांध दो। आज अमावस की काली रात है,
और ये मांस मछली जैसा खाना लेकर बाहर जाना अच्छा नहीं। इस भोजन से शैतानी शक्तियाँ और खास तौर पर चुड़ैल बहुत जल्दी आकर्षित होती है। चुड़ैल? और हमारे गांव में तुम भी ना। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है और इसी गांव में रहते हुए आज मैं 32 बरस का हो चुका हूँ। कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है यहाँ। खामखा डरना बंद करो और तुम मुझे निहारती ही रहोगी या खाना भी दोगी? हाँ, अभी लाती हूँ। शामू मनोरमा के लाख समझाने पर भी नहीं मानता और खाना लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। और जिसका डर था वही होता है। सुनसान रास्ते पर कोई नहीं था और शामू के हाथों में किचन की खुशबू से एक चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है और बोलती है, ये स्वादिष्ट मुर्गे की गंध कहाँ से आ रही है? नहीं नहीं, ये तो कोई इंसान है। चलो आज उत्तम भोजन मिलेगा। चुड़ैल शामू का पीछा करने लगती है और शामू पीछे पलटते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो, पर यहाँ तो कोई नहीं है। शायद मेरा वहम था। शामू फिर से चलने लगता है। तभी अचानक तेज तूफान के साथ जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और खुद को बचाने के लिए वो एक बरगद के पेड़ के नीचे छुप जाता है। तभी पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल बोलती है, अरे ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगातार भयानक हंसी की आवाज शामू को डराने लगती है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ पर बैठी चुड़ैल पर जाती है और वो बोलता है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ शामू? डरो मत, मैं पहले इस खाने को खाऊंगी और फिर तुम्हें खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम चाहो तो ये खाना ले लो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर शामू को मारकर उसे खा जाती है। अगले दिन सभी गांव वाले ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं और मनोरमा बोलती है, कितनी बेरहमी से मारा है। मैंने कितना मना किया था इन्हें, पर इन्होंने अपने हट के आगे मेरी एक नहीं सुनी। अरे गाँव वालन, ये तो नरभक्षी चुड़ैल के काम है। वही शामू के इतना बेरहमी से मार के इके खून पी गई ले। हाँ, कल अमावस की काली रात भी तो थी। उस दिन चुड़ैलों की शक्तियाँ असीमित हो जाती हैं। सब गलती शामू की है। इसने कल रात अगर चुड़ैल को आमंत्रण न दिया होता तो आज वो जिंदा होता। अब ये सब सोचे के कोनो फायदा नहीं। हम सबन के भलाई यही माँ है कि अंधियारा होए के बाद कोनो भी अपन घर से ना निकले। सोच विचार करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और सरिता बोलती है, अजी सुनते हो? हाँ बोलो, क्या बात है? वो काम में उलझे के कारण हमके याद ही नहीं रहा कि बनावे के खातिर कोनो भी भाजी तरकारी नहीं है। ठीक है, मैं ले आता हूँ। अरे पर शाम हो चुकी है। अभी तो 5 बज रहे हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। थैला लाओ। ध्यान से जाना और ये उस सुनसान डगर से बिल्कुल मत जाना, काहे कि सुनसान रास्ता पर ही चुड़ैल भूत का बसेरा उखत है। भीम सब्जी का थैला लेकर बाजार चला जाता है। बाजार में भीड़ होने के कारण उसे लौटने में रात हो जाती है और घर लौटते वक्त वो सरिता की बात को नजरअंदाज करते हुए सुनसान रास्ते से आने लगता है और चुड़ैल इस बार उसके पीछे लग जाती है और बोलती है। भीम वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके पेट में अपने नाखूनों से वार करते हुए उसे मारकर अपनी भूख मिटाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा रात हो जाने के कारण सरिता उसका इंतजार करते हुए बोलती है, इतना बखत हुई गवा, ये कहाँ रह गए? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं, हमके देखे के पड़ी। सरिता कुछ गांव वालों के साथ जलती हुई लकड़ी लेकर उसी सुनसान जगह पर जाती है जहां वो देखती है कि चुड़ैल भीम को खा रही है और वो उसे बचाने के लिए आग को ढाल बनाकर जैसे ही चुड़ैल के करीब जाती है, चुड़ैल जल्दबाजी दिखाते हुए उड़ने लगती है और उड़ते हुए कहती है, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं सर्वशक्तिशाली चुड़ैल हूँ, समझ गए? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर लौट कर आऊंगी अपने अगले शिकार के लिए। हे भगवान, ये आदमखोर नरभक्षी चुड़ैल ने हमरे पति को भी मार दिया। उठिए ना, उठिए। सरिता, भीम मर चुका है, संभालो खुद को।
ना जाने अपन रामपुर के कोने की नजर लग गई है। रोज रोज वो चुड़ैल हम सबन के मारत है और हम सब मिलकर भी कुछ ना ही कर पावत है। अरे वो इंसान होती तब कुछ करते ना, वो चुड़ैल है और वो भी नरभक्षी जो इंसानों का मांस खाती है। देख नहीं रहे, कभी वो किसी का रूप धारण कर लेती है तो कभी गांव वालों की आवाज में लोगों से बात करके उन्हें घर से बाहर बुला लेती है। हे राम जी, का ऐसन कोनो भी नहीं जो हम सबन की मदद कर सके। सरिता ये बोल ही रही होती है कि तभी एक बाबा हाथों में त्रिशूल और कंधे पर पोटली लटकाए हुए गांव में प्रवेश करते हुए बोलते हैं। तोड़ है, मैं वीरूपाक्ष हूँ। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। इस गांव में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मैं अपनी दिव्य शक्ति से सब देख चुका हूँ। बाबा हमारी मदद कीजिए, वरना वो खतरनाक चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे धैर्य से सुनना। वो कोई आम चुड़ैल नहीं, बल्कि नरभक्षी चुड़ैल है। ऐसी चुड़ैल बहुत शक्तिशाली होती है, आसानी से मरती भी नहीं है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है बाबा? हल है। नरभक्षी चुड़ैल अपने अक्ष को देखकर डरती है। अगर किसी प्रकार हम उसका रूप दिखा दें तो चुड़ैल की शक्तियां कमजोर हो जाएगी और उसी वक्त ये गंगा जल हम उस पर डाल देंगे, जिसके बाद उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। सभी गांव वाले अपने घरों का शीशा लाकर बाबा को देते हैं और बाबा अपने मंत्रों की शक्तियों से उस शीशे को अभिमंत्रित करते हुए बोलते हैं। मैंने इस प्रतिबिंब को अपनी शक्तियों से अभिमंत्रित कर दिया है। इन आईनों को कुछ कुछ दूरी पर स्थिर कर दो। सभी बाबा के कहे अनुसार वैसा ही करते हैं और शाम होने पर चुड़ैल के गांव के अंदर आते ही चारों ओर देखकर चुड़ैल बोलती है। आज इस रामपुर गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है ये डरपोक गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए। चुड़ैल हंसने लगती है। तभी उसकी नजर आईनों पर जाती है, जिस कारण उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है और सभी गांव वाले बाहर निकलते हैं और चुड़ैल बोलती है। नहीं देखनी मुझे मेरी सूरत, हटाओ इस प्रतिबिंब को मेरे सामने से। आज तेरा अंत है चुड़ैल। बाबा गंगा जल डालते हुए मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, जिस कारण चुड़ैल तड़पने लगती है। इस तरह चुड़ैल की मौत के बाद गांव में एक बार फिर से शांति का माहौल लौट आता है। भावना को मीठी चीजें खाने का बहुत शौक था। कभी वो मिठाई तो कभी मीठे पकवान इत्यादि खाती रहती। भावना अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी शोरगुल की आवाज से अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो अंगड़ाई लेती हुई उठकर बोलती है। ये गली वाले भी ना सुबह सुबह अपनी चेचे पेपे की आवाज से मेरी नींद खराब कर देते हैं। कितना प्यारा और मीठा सपना देख रही थी। सपने में मीठे मीठे गुलाब जामुन खा रही थी। हाय क्या टेस्टी थे, मुंह में पानी आ गया। भावना ये कहते हुए जैसे ही घड़ी की तरफ अपनी नजर घुमाती है तो वो बोलती है। ओह शिट, 9 बज गए। अब जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ेगा, वरना कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी। भावना फुर्ती के साथ रेडी होकर नीचे आती है, जहाँ उसकी माँ माला उसे बोलती है। बस बस अब थम भी जा, ये क्या तूफान मेल बनी हुई है। माँ जल्दी से कुछ खाने को दे दो, लेट हो रही हूँ। अरे बिटिया, तू इतनी हड़बड़ी मचाएगी तो कैसे चलेगा। बैठ तो सही, देख तेरे लिए मीठे चीले बनाए हैं मैंने। भावना जल्दी से प्लेट से चीले उठाकर उसे खाती हुई कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर आकर बोलती है। कॉलेज आने के चक्कर में सुबह जल्दी जल्दी मैंने खाया भी नहीं अच्छे से, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, अब क्या खाऊं। भावना अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी उसकी नजर हलवाई की दुकान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलती है। अरे वाह, मेरी मंजिल खुद ब खुद मुझे बुला रही है। आज तो जी भर के मीठा खाऊंगी। भावना हलवाई की दुकान पर आकर नजरें घुमाकर देख ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मालपुए पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है। ये कौन सी मिठाई है जो मेरी नजरों से बची हुई है? मैंने आज तक नहीं खाई, आज टेस्ट करना तो बनता है। ओ भाई साहब, जरा ये वाली मिठाई तो देना। कौन सी बहन जी? ओह अच्छा, मालपुए मांग रही हैं आप? इसका नाम मालपुए है। एक पीस कितने का है? एक मालपुआ 20 रुपए का है। जल्दी से मुझे एक मालपुआ दे दो, मुझे इस डिश को ट्राई करना है। दुकानदार उसे मालपुआ देता है और जैसे ही भावना मालपुए का पहला निवाला खाती है,
तो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह वाह, क्या मालपुए हैं। आज से पहले मेरी नजर इस मीठे मालपुए पर क्यों नहीं गई। कितने क्रिस्पी, मीठे और स्वादिष्ट हैं ये मालपुए। मजा ही आ गया। भैया जल्दी से 2 और दे दो। क्यों नहीं बहन जी, ये लीजिए। हमारी दुकान के मालपुए होते ही खास हैं कि इंसान अनगिनत खा ले। मीठे व्यंजनों की शौकीन भावना ढेरों मालपुए खाकर पेट भरते हुए दुकानदार को पैसे देकर घर आती है, जहां उसकी माँ माला बोलती है, आ गई मेरी बेटी, खाना लगाऊं? नहीं माँ, मेरा पेट फुल है। आज मैंने एक ऐसी खास मीठी डिश खाई है जिसका टेस्ट अब तक मेरी जुबान पर बना हुआ है। ऐसी भी कौन सी डिश खा ली? दुकानदार ने क्या नाम बताया था? याद आया, मालपुए। माँ क्या टेस्टी और मीठे मालपुए थे। अरे मालपुए खाने थे तो मुझे बता देती ना, मैं बना देती। माँ आपको मालपुए बनाने आते हैं तो फिर आज तक कभी बनाकर क्यों नहीं खिलाया आपने? आप जानती हैं ना मुझे मीठे पकवान कितने पसंद है। अरे बेटा, उसे बनाने में वक्त लगता है। तू कहे तो अभी बना दूं। अभी तो मेरा पेट एकदम भरा हुआ है। कल मेरे कॉलेज की छुट्टी है तो आप कल बनाना, सब खाएंगे और मैं सीख भी लूंगी। अगली सुबह भावना मालपुए बनाने में अपनी माँ की मदद करती है और थोड़ी ही देर बाद मालपुए बनकर तैयार हो जाते हैं। सभी एक साथ बैठकर मालपुओं का लुत्फ उठाते हैं और भावना कहती है, अरे वाह माँ, आप तो शेफ निकली। क्या मालपुए बनाए हैं, मजा ही आ गया। सेम टेस्ट। आप मालपुए की दुकान क्यों नहीं खोल लेती, अच्छी चलेगी। और हाँ बोलना बिटिया, और क्या, ताकि तुझे भी मुफ्त में ठूसने को मिले मीठे मालपुए और तू रोज रोज इन्हीं मालपुओं से अपना पेट भर ले। मीठा खाने की शौकीन भावना की दिलचस्पी पूरी तरह से मालपुओं की तरफ हो जाती है और गुजरते समय के साथ भावना का कॉलेज खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद बड़े ही धूमधाम के साथ उसकी शादी हर्षित नाम के लड़के से हो जाती है। भावना अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास सविता उसका स्वागत करते हुए बोलती है, आजा बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को गिराकर ससुराल में कदम रख। सभी रस्में खत्म होती है। सुबह होती है और चाय बनाने लगती है। तभी सविता बोलती है, भावना बहू बन गई चाय। जी माँ जी, बस अभी लाई। भावना हाथों में चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है और सभी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और सुबह की शुरुआत करते हैं। तभी सविता बोलती है, बहू, जैसा कि आज तेरा इस घर में पहला दिन है तो तुझे आज अपने हाथों से कुछ मीठा बनाना है। माँ जी, मुझे मीठी चीजें बनाना और खाना बहुत पसंद है। आप तो बस ये सामान ले आइए। भावना मालपुए के सामान की लिस्ट अपनी सास को देती है और सविता बोलती है, चीनी, सूजी, मैदा, दूध, इलायची, खोया, ड्राई फ्रूट, इतना सारा सामान। बहू, ऐसा भी क्या बनाना है तुझे? माँ जी, आप बस जल्दी से ये सब कुछ ले आइए। सविता लिस्ट लिए हुए बनिए की दुकान से मालपुए बनाने का सामान खरीद लाती है, जिसके बाद भावना अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरी करती हुई मालपुए बनाती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, टेंटेडैन, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मालपुए हाजिर हैं। लग ही रहा था मुझे कि तू यही बनाने वाली है। पूरा घर मालपुए की खुशबू से महक उठा है। चल अब जल्दी से परोस दे। हाँ माँ जी, खाकर बताइए कैसे बने हैं। सभी एक साथ मालपुए खाना शुरू करते हैं और हर्षित तारीफ करते हुए बोलता है, वाह भावना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने अच्छे मालपुए बनाती हो। सच में बहू, क्या गजब के मालपुए बनाए हैं तूने। मुझे तो हर्षित के नानी के हाथों के मालपुए की याद आ गई। वो भी ऐसे ही स्वादिष्ट मालपुए बनाती थी और सबसे ज्यादा तो होली और दिवाली जैसे शुभ अवसरों पर मालपुए खाकर ही त्योहारों की शुरुआत होती थी। अच्छा माँ जी। अरे बहू, तू भी चक्कर देखती कि तूने अपने हाथों से कितने टेस्टी मालपुए बनाए हैं। सविता के कहने पर भावना अपने फेवरेट मालपुए खाने लगती है और सविता बोलती है, ले बहू, तेरा शगुन, अपने बातों की और अपने हाथों की मिठास को यूं ही बनाए रखना, ठीक है। दिन ढलने के साथ शाम होती है। तभी किचन में सब्जी बना रही भावना मोहल्ले से आ रही खुशबू की तरफ खिंची चली जाती है और कहती है, लगता है कोई मेरे फेवरेट मालपुए बना रहा है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। भावना मालपुए की खुशबू की ओर मंत्रमुग्ध होकर
उसी घर में जा पहुंचती है जहां मालपुए बन रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बोलती है, मैं जानती ही थी कि ये खुशबू मालपुए की ही है। अरे सबिता की बहुरिया, तू यहाँ आवा बैठा। तो के भी मालपुआ पसंद है का? बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे। ये ले फिर आराम से खाओ। भावना जैसे ही मालपुए का एक निवाला खाती है तभी वो बोलती है, दीदी इसमें आपने गुड़ डाला है क्या? हाँ बहुरिया, तोरी जुबान तो बहुत तेज है, पल भर में स्वाद का पता लगा ली। ये आटे और गुड़ का मालपुआ है। आटे और गुड़ से भी मालपुए बनते हैं क्या? मुझे तो सिर्फ मैदे का ही आता है। हाँ, वो भी खाए में नीक लागत है, पर ज्यादा मैदा का इस्तेमाल सेहत के खातिर ठीक नहीं है। पर ये गुड़ आटे का मालपुआ खाए से कोनो नुकसान नहीं होखत है। और ये हम लोगों के बिहार में तो ये छठ, व्रत, होली, दिवाली जैसन खास मौके पर जरूर बनावल जाता है। अब तो मैं भी इस टेस्टी गुड़ वाले मालपुए को जरूर ट्राई करूंगी। भावना ये बोल ही रही होती है कि तभी अचानक सबिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर भावना बोलती है, आई माँ जी। अच्छा चंदा आंटी जी, मैं चलती हूँ। आपके मालपुए बहुत यम्मी और सॉफ्ट हैं। मैं एक लेती जाऊँ? अरे काहे नहीं बहुरिया, एगो का तो 2 गो ले जा, कोनो दिक्कत नहीं। हम एक परात बनाए हैं। भावना हाथों में मालपुए लेकर घर आती है जहाँ सबिता कहती है, अरे बहू कहाँ चली गई थी? कम से कम जाने से पहले गैस तो बंद करती जाती, पूरी सब्जी जल गई। ओहो, अच्छा तो तू मालपुए खाने के लिए मोहल्ले के घरों में घुसी हुई थी। तेरी ये हरकतें देखकर मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? नई नवेली दुल्हन का इतनी जल्दी बाहर निकलना सही नहीं है। जी माँ जी, मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी पक्का। देख, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि मुझे गोपाल जी के लिए भोग बनाना है। माँ जी, आपका ये तो मैं कान्हा जी के भोग के लिए मालपुए बना दूं? हाँ ये भी है, पर कभी कभी तो अपनी इस बूढ़ी सास पर रहम करके अपने हाथों के मुलायम मीठे मालपुए चखाएगी ना? जी माँ जी, बिल्कुल बनाऊंगी, क्योंकि आपसे ज्यादा मालपुए तो मुझे पसंद है। इस तरह मालपुए की शौकीन भावना त्योहारों और खास अवसरों पर अपने हाथों से बनाए स्वादिष्ट मालपुए से सबका मुंह मीठा करवाने के साथ खुद भी अपने पसंदीदा मालपुए खाया करती है। नेकी और पूछ पूछ बना दे बहू, पर जरा जल्दी। भावना किचन साफ करके भोग का प्रसाद बनाकर सबिता को दे देती है, जिसके बाद दोनों एक साथ पूजा करती हैं और भावना कहती है, देखा माँ जी, मैंने अपने हुनर का इस्तेमाल करके आपके प्रसाद के पैसे बचा दिए। ये तो 100% सही कहा बहू तूने। अब अपनी सास को भी भोग लगा दे, पेट में चूहों की सेना भरतनाट्यम कर रही है। जी माँ जी, आप खाना खा लीजिए। बहू सिर्फ खाना? मालपुए नहीं खिलाएगी क्या? खाने के बाद कुछ मीठा तो होना चाहिए ना? मिलेंगे माँ जी, पर सिर्फ आज के लिए, वो भी कंट्रोल से, क्योंकि मालपुए खाने में तो स्वादिष्ट होते हैं, पर ये बेहद मीठे होते हैं, इसलिए आप ज्यादा नहीं खा सकती। मैं नहीं चाहती कि आपको शुगर हो। मीनल बिस्तर पर पड़ी हुई अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए, अपनी आखिरी इच्छा को जाहिर करते हुए अपनी माँ शांति से कहती है, माँ मेरी आंखें बंद होने से पहले 2 मिनट वाली खुशियों के दर्शन करवा दो। मेरी आंखें बंद होने से पहले मुझे चटपटी मैगी खिला दो। कुछ नहीं होगा तुझे, तू समझी ना? क्या बार बार आखिरी बार लगा रखा है तूने? तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। मैं अभी तेरे लिए मैगी बना कर लाती हूँ। शांति किचन में जाकर बेटी की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए कपकपाते हाथों से मैगी बनाने लगती है और तभी उसके बेटे बंकू के चिल्लाने की आवाज आती है, माँ जल्दी आओ, माँ दीदी। शांति हड़बड़ाती हुई हाथों में मैगी की कटोरी लेकर कमरे में आकर बोलती है, क्या हुआ बंकू? भोपू की तरह क्यों बज रहा है? माँ दीदी निपट गई। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, अरे मैंने कितनी मेहनत से इसकी मनपसंद मैगी बनाई थी। मैगी खाना कितना पसंद था मेरी बेटी को। मैगी खाए बिना ही टपक गई। अब ऊपर जाकर क्या पास्ता खाएगी? 2 मिनट की मैगी में 2 घंटे लगा दिया आपने। उतने में दीदी की टाई फिस हो गई। बेचारी मेरी बहन मैगी खाए बिना ही परलोक सिधार गई। अधूरी इच्छा के साथ मर चुकी मीनल के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकलकर कहती है, अरे क्या हुआ? ये रोना पीटना किसके वास्ते लगा रखा है? मेरी मैगी बनी या नहीं? माँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही हो? मीनल की आत्मा जैसे ही अपनी माँ को छूने की कोशिश करती है, उसके हाथ आर पार हो जाते हैं।
जिसे देखकर वो आंखें बड़ी करते हुए कहती है, ये क्या लोचा है? मैं पारदर्शी कब से बन गई? मैं माँ को छू क्यों नहीं पा रही? अपने साथ हो रही अजीबोगरीब हरकतों के बारे में मीनल को तब समझ आता है जब उसकी नजर अपने मृत शरीर पर जाती है और वो कहती है, मैं कब निपटी? ये तो मेरा शरीर है, मतलब मैं एक आत्मा बन गई हूँ। अरे अभी तो मैंने मैगी भी जी भर कर नहीं खाई थी, वो रही मेरी मैगी। मैगी खाने की शौकीन आत्मा मैगी से भरे कटोरी के पास जाती है और लाख कोशिशों के बाद भी वो मैगी को छूने में नाकाम रहती है, जिसके कारण मीनल की आत्मा गुस्से में आकर बौखलाती हुई बोलती है, ये क्या हो रहा है? मैं मैगी को छू क्यों नहीं पा रही, उसे खा क्यों नहीं पा रही? ये यमराज को भी मुझे बुलाने की इतनी क्या जल्दी थी? हाय मेरी मैगी। अब तो मैं आत्मा बन गई हूँ, अब तो मैं किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ। तो क्यों ना अपनी मैगी खाने के लिए मैं बंकू के शरीर में चली जाऊँ। हाँ, फिर मैं अपनी मैगी खा लूंगी। अगले ही पल मीनल बंकू के शरीर में घुस जाती है और बंकू पूरी तरह से मीनल की आत्मा में बदल जाता है और हाथों से मैगी को खाने लगता है। घर में पड़ोस के लोग मीनल की मौत का अफसोस करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी बंकू को मैगी खाते देखकर शांति बोलती है, अरे नालायक, यहाँ तेरी बहन को गुजरे 2 घंटे भी नहीं हुए और तुझे मैगी ठूसने की पड़ी है। ला दे ये मैगी की कटोरी, यहाँ शोक सभा चल रही है। अपनी खैरियत चाहती है तो मेरी मैगी की कटोरी नीचे रख दे, और ये शोक सभा करके मेरे इस मुर्दे शरीर में क्या जान आ जाएगी जो आप सबने ये तमाशा लगा रखा है? मेरे लिए शोक सभा नहीं बल्कि भोग सभा रखो। खाना दो मुझे मेरी मैगी। हट! अरे ये तुझे अचानक क्या हो गया? ऐसे डरावनी आवाज में क्यों बोल रहा है? बंकू, तेरी आवाज को क्या हो गया? कहीं तुझे सदमा तो नहीं लग गया? ए शांति देवी, साला कितना सवाल जवाब करती है रे तू? बंकू नहीं, तेरी बेटी की आत्मा हूँ मैं। खाना दे वरना मैं खाने के साथ तुझे भी खा जाऊंगी, समझी? भूत आत्मा, अरे बेटी तू अपने भाई को क्यों नुकसान पहुंचा रही है? उससे तो तेरा खून का रिश्ता है। काहे का रिश्ता रे? मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं होता, सब खल्लास। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरी टेस्टी मैगी से है क्या? अब तुम लोग मुझे मेरी मैगी खाने से रोक रहे हो। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी खा जाऊंगी। आस पड़ोस से इकट्ठे हुए लोग आत्मा का कहर देखकर वहां से अपनी जान बचाने के लिए 9-2-11 हो जाते हैं और लाइट को जलता बुझता देखकर शांति भी वहां से फुर हो जाती है। आत्मा पूरे दिन बंकू के शरीर में रहकर ढेर सारी मैगी खाती है और जैसे ही आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है तो बंकू जमीन पर गिर जाता है और आत्मा कहती है, वैसे ये आत्मा वाली जिंदगी भी क्या कमाल की है। साला जो डर जिंदा का नहीं था वो मुर्दों का होता है। एक साथ इतनी मैगी मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में जीते जी नहीं खाई जितनी आज खाने को मिल रही है। चल बंकू बेटे, तू आराम कर, मैं घूम फिर के आती हूँ। आत्मा उड़ती हुई घर से बाहर निकल पड़ती है और अपने मोहल्ले से आ रही मैगी की खुशबू को सूंघकर एक शर्मिला नाम की औरत के घर जा पहुंचती है, जहां शर्मिला मैगी खाती हुई बोलती है, हाय मेरे नूडल्स, कितने टेस्टी यमी लग रहे हैं। कितने दिन बाद खा रही हूँ। शर्मिला, इतना शर्माओगी तो मैगी कैसे खाओगी? लाओ ये मैगी मुझे दो। कौन डरा रहा है? शर्मिला चारों ओर देखने लगती है। तभी उसकी नजर पंखे पर लटकी हुई आत्मा पर जाती है, जिसे देखकर वो थर्राती हुई कहती है, राम 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 राम। मरी 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 इतना क्यों डर रही हो? लाओ मैं तुम्हें समझाती हूँ मैगी कैसे खाते हैं। चुड़ैल, अरे भूत, कोई बचाओ। आत्मा का डरावना और भयानक चेहरा देखकर शर्मिला डरकर भागने लगती है। तभी आत्मा उसके पैरों को अपनी शक्तियों से उसी जगह पर रोकते हुए
उसके आगे आकर कहती है, जान नहीं प्यारी है क्या तुझे, जो मुझे भगाने की कोशिश कर रही है? अगर अब भगाने की कोशिश की ना तो तू अपनी जान से जाएगी। देख, इस मैगी को 2 तरीके से खा सकते हैं, इसे खाकर पियो या पीकर खाओ, बात एक ही है। जा जा जाकर मेरे लिए और मैगी बना कर ला, इतनी सी मैगी से मेरा पेट नहीं भरेगा। जाने ये मीनल की आत्मा कब तक हमारी मैगी पर कब्जा करेगी। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही। अगर मुझे जरा भी भनक होती ना इसकी कि भुक्कड़ आत्मा मेरी पूरी मैगी सफाचट कर जाएगी तो मैं बनाती ही नहीं। सोचा नहीं था कि ये मैगी मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। वो सुन आलसी कामचोर, इस बार 1-2 पैकेट नहीं, इकट्ठे 10-15 पैकेट मैगी बनाना। और हाँ, मुझे तीखा पसंद है तो ढेर सारा मिर्च मसाला डालना। और सुन ले, इस बार मटर डालने में कंजूसी मत करना, वरना चांद से हाथ धो बैठोगी। अब जाओ मैगी बनाओ मेरे लिए। समझ गई, इस बार मैं ऐसी मैगी बनाऊंगी कि तुम्हें खाते ही सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अपनी 13वीं तक मैं तुम लोगों के बीच में ही रहूंगी और ढेर सारी मैगी खाकर अपनी इच्छा पूरी करूंगी। और मैगी बनने के बाद वो शर्मिला के शरीर में घुसकर मैगी खाकर उसके शरीर से निकलकर वहां से चली जाती है। समय गुजरता है। अब वो बनिए की दुकान से लेकर बाजार तक में मैगी की चोरी शुरू कर देती है। आत्मा की बढ़ती हुई हरकतों से परेशान शांति मंदिर में जाकर पंडित जी को सारी कहानी बताती है, जिसको सुनकर पंडित जी बोलते हैं, अपनी अधूरी इच्छा के कारण वो आत्मा बनकर भटक रही है। कल उसकी 13वीं के दिन उसकी इस इच्छा को पूरा कर देना। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारी बेटी की अतृप्त आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। शुक्रिया पंडित जी। आत्मा ये सुनकर खुद से कहती है, मैंने सबके हाथों की मैगी चख ली सिवाय एक के। उसके हाथों की मैगी खाए बिना मेरी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? आत्मा उड़ती हुई अपनी सहेली स्वीटी के घर जा पहुंचती है, जहां स्वीटी अपनी माँ गोमती के साथ बैठी होती है। तभी आत्मा दीवार पर लटककर कहती है, ए चड्डी बड्डी, कौन है? ए गोल गोल क्यों ताक रही है? ये देख, दीवार पे टंगी हूँ। भूत माँ। अरे क्या हो गया? छिपकली देख ली क्या? भूत। अरे जो कह रही हूँ सुन लो ना, वरना ये आत्मा मुझे परमात्मा के पास पहुँचा देगी। वहाँ ना पास्ता मिलेगा और ना ही वापस आने का रास्ता। आत्मा स्वीटी के शरीर में घुस जाती है और गोमती उसे मैगी बनाकर दे देती है और आत्मा ललचाई हुई मैगी को गंदी तरह से खाने लगती है, जिसे देखकर गोमती कहती है, अरे आत्मा सवार हो गई क्या तुझ पे? जरा सलीके से खा ले, परवाह नहीं है क्या तुझे मेरी बातों की? भाड़ में जाए सब कुछ, आज इतनी मैगी खिला दो कि मेरा पेट भर जाए। मैगी की शौकीन आत्मा अपनी सहेली के शरीर से निकलकर वापस अपने घर जाती है और 13वीं के दिन कहती है, शांति देवी, महीने की हर पूर्णिमा की रात को स्वादिष्ट मैगी की राह देखूंगी मैं। याद रखना, भूलना मत, वरना मेरी आत्मा वापस आकर कोहराम मचा देगी। अलविदा। हर पूर्णिमा की रात को मैगी लेकर चौराहे पर आ जाना, इंतजार करेगी मैं। हाँ हाँ, मैं भूल से भी तुझे मैगी दान करना नहीं भूलूंगी। अब जा, बहुत डरा धमका लिया तूने हमें। इस तरह मैगी की शौकीन अतृप्त आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी हो जाने पर उसको मुक्ति मिलती है, जिसके बाद वो सभी को परेशान करना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।